गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये घटना दिवाली वाले दिन की है और इंदौर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं 15 साल का एक बच्चा है। ये सुतली बम जला रहा था बंदूक में डाल करके, एक तरीके से उसको तोप भी कहते हैं, और वो प्रतिबंधित तोप थी, यानी कि उसका यूज करना अलाउ नहीं है, इलीगल है। उसमें डाल करके ये सुतली बम जला रहे थे। अब उसकी वजह से इतना तेज झटका लगता है कि खुद पीछे झटक जाते हैं और गिर जाते हैं, और गिरने की वजह से इतना चोट लगती है कि इनकी मौत हो जाती है। मौके पे घर वालों को ये लगता है कि ये बेहोश हो गए हैं और इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये 4 बहनों में इकलौते भाई थे। इनके पिताजी कारपेंटर हैं। दोस्तों, ये न्यूज बताने के पीछे मकसद ये है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए है। अगर आपके घर पे भी कोई बच्चा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है यार कि हम उनको बताएं कि बाबू ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना है। ये चीज अगर बैन है तो उसको बैन ही रहने दो, आप उसके लिए जिद मत करो। और देखिए, एक अप्रोच होती है जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, यानी कि जहां पे जरूरत हो आप वहां पे लाड प्यार करिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर बच्चों को डांटिए भी, समझाइए भी। ऐसा थोड़ी ना किसी प्यार करिए। प्यार दुलार करके इतना मत बिगाड़ दीजिए कि बच्चे का फ्यूचर ही खराब हो जाए, उसकी जिंदगी ही खराब हो जाए। तो जहाँ पे जरूरत हो आप उसको बिल्कुल प्यार करिए, और जहाँ पे जरूरत हो उसको डांटिए भी। ना तो इतना ज्यादा डांटिए कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, ना तो इतना ज्यादा प्यार करिए कि तो पूरी तरीके से बिगड़ ही जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे घर पे कोई बच्चा, तो हम उसको समझाएं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब थोड़े से इंटरटेनमेंट के लिए, एक दिन का इंटरटेनमेंट था, उसके लिए इनकी पूरी जिंदगी चलेगी। माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक ही बेटा था उनका। अभी भी आप देखेंगे सामाजिक मानदंड कितना भी आगे चला गया हो, लेकिन बेटियों को बेटे के रूप में तो एक्सेप्ट करता नहीं है। शायद ही कहीं ऐसा होता होगा, बहुत रेयरली ऐसे केस देखने को मिलते होंगे कि जो बेटे की जगह पे बेटी को एक्सेप्ट कर ले। पर फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जान तो गई ना, एक इंसान की जान गई, एक बच्चे की जान गई। ये 15 साल के हैं, पता नहीं इनका फ्यूचर क्या होता। हो सकता है फ्यूचर में चल करके एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसा कुछ काम कर जाते। हो सकता है कि ये हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर जाते, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के आते। पर ये इस तरीके से जान चलेगी इनकी, अब क्या मतलब उसका। और ऐसा भी नहीं कि नेचुरल डेथ थी, एक लापरवाही को जैसे जान चलेगी। जब वो चीज जिसमें ये बम फोड़ रहे थे, सुतली बम लगाए थे इन्होंने, वो बैन है, तो आपने इनको क्यों ला के दी? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये कौन बताएगा बच्चे को कि ये बैन चीज है, इसका यूज मत करिए पटाखे फोड़ने के लिए? ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, जो इनकी बहन थी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नहीं, हम वही दुलार में इनको ला करके दे दिए। अब फिर जान चलेगी ना, अब झेलिए जिंदगी भर। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि किस चीज का प्रयोग बच्चों को सिखाना है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज हमें बतानी है। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जरूर नहीं कि सिर्फ उसके माँ बाप ही बताएं। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा, आपका उसके साथ कोई भी रिश्ता है, आप उसके फूफा फूफी, आप चाचा चाची कुछ भी हो सकते हो, तो आप उसको जरूर इस तरीके की चीजों को लेकर के अवेयर करिए। आजकल तो बच्चे रोते तो उनको चॉकलेट दी जाती है। हमारे टाइम पे तो जब कोई रोता था, रो रो अभी बता रहे हैं, एक थप्पड़ और पड़ता था, हिम्मत है तो रो के दिखाओ। मतलब ऐसे दहशत दिखाई जाती थी कि अभी और पीटे जाओगे, नहीं तो चुप हो जाओ। तो हम लोग रोते भी थे अंदर से और चुप भी रहते थे बाहर से। तो वो चीज थी। अब यहाँ पे तो चॉकलेट दी जाती है, चिप्स दी जाती है कि चुप हो जाओ, मोबाइल देख लो, ये कर लो वो कर लो। अच्छा हाँ, एक और चीज यार, मोबाइल की लत बहुत बुरी है। आजकल बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि उसको मोबाइल की लत लग जा रही है। ये भी हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे को बोलते हैं मोबाइल मत देखो, गलत बात है, और खुद क्या करते हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे तो मोबाइल चला रहे होते हैं। सोते तक नहीं मोबाइल के चक्कर में, दिन रात सोशल मीडिया पे, कभी यूट्यूब पे कभी कहीं। बच्चे जो होते हैं ना, वो बोलने से नहीं देखने से सीखते हैं। जैसी चीजें हम करेंगे वो चीज अपने आप वो सीखते जाएंगे। अगर हमारे हाथों में मोबाइल की जगह मैक्सिमम टाइम किताब रहे, तो बच्चे के हाथ में भी मैक्सिमम टाइम मोबाइल की जगह किताब ही नजर आएगी। पर होता है क्या कि घर में 10 लोग हैं, तो 10 में से 10 लोग के पास मोबाइल ही चल रही है, मोबाइल ही चल रही है। तो बच्चा जो देख रहा है वही सीख रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है? बच्चा तो पूरा कागज है, जो आप सिखाओगे वही वो सीखेगा। तो अगर किसी को शिकायत है ना कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है, तो पहले आप मोबाइल यूज करना कम कर दीजिए, खास करके बच्चे के सामने तो बिल्कुल मत करिए। और ये सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं सामाजिक चीजें नहीं, उसके देखिए ना, उसके आंख के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके दिमाग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चा मोबाइल देख रहा है। पर हम वही है कि हम समझने वाले हैं नहीं। बच्चों को बोलें कि मत देखो, मोबाइल देखना गलत बात है, इतना ज्यादा मोबाइल मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और हम खुद क्या कर रहे हैं, उसी के सामने बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। तो फिर वो वही सीखेगा। बच्चे की टेंडेंसी है कि वो जो चीज वो देखता है वो वही सीखता है। उसको बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं घर में, तो छोटा बच्चा उसकी नकल करता है कि मम्मी ऐसे कर रही थी, पापा ऐसे कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आज लेक्चर में आगे की तरफ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मेंस पीआईक्यू है। बात की जा रही है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, यानी कि अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। तो इसको लिखिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। आप चाहे 5 शब्द लिख पाए, चाहे 50 शब्द लिख पाए, चाहे 150 शब्द लिख पाए, पर लिखना जरूर है। अगर बात करें हम आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज है चिल्ड्रंस डे। ये नेशनल लेवल का है और इंटरनेशनल लेवल का है, यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का मनाया था तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और हमारे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, उनका जन्मदिन 14 नवंबर को हुआ था। उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। उनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है, इसलिए वो बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे, बच्चों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते थे, और बच्चों को ही लेकर के ज्यादा ध्यान देते थे। तो उनका यही मानना था कि जो बच्चे ना, ये आने वाले समय का भविष्य है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। इसलिए हम उनको याद करने के लिए उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो अगर इंडिया के लेवल पे देखते हैं, हम देश के लेवल पे देखते हैं, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। और अगर हम ये वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। अच्छा, आप देखेंगे कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से लगभग हर घर में कम से कम एक पेशेंट तो होगा जो डायबिटीज का पेशेंट होगा। इसके 2023 के लिए थीम आप देख सकते हैं, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। अगर हिंदी में कहें तो मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मेरी माता जी को भी डायबिटीज है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग को ये चीज़ होगी, और बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि अगर और थोड़ा सा ध्यान ना दें, थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो भी डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, यानी कि प्री डायबिटिक स्टेज कहा जाता है उसको। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? इसके पीछे बस अगर जो सबसे बड़ी वजह कही जाए ना, तो वो ये है कि हम लोग बहुत इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, यानी कि बहुत निष्क्रिय लाइफ जी रहे हैं। हम क्या करते हैं, सुबह 8 बजे उठेंगे, जल्दी तो उठना हम जानते ही नहीं, जल्दी उठना भूल चुके हैं हम लोग। जबकि हमें उठना चाहिए 5 से 6 के बीच में, हर हाल में उठ जाइए आप, जितना जल्दी मुमकिन हो 5 बजे तक तो हर हाल में उठ जाना चाहिए। अगर फिर भी आप जैसे वर्किंग पर्सन है या कोई और इशू, तो 6 बजे तक हर हाल में उठिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, और उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। आपको कुछ करना ही नहीं यार, डायबिटीज जैसी बीमारी ना तो ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगी। बस अर्ली मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, बॉडी में से पसीना एक बार बाहर आ गया ना तो बहुत सारी बीमारी तो अपने आप ही दूर हो जाती है। रनिंग करिए, अगर रनिंग नहीं कर सकते तो वही मॉर्निंग वॉक करिए, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं करते हैं। रात में खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते हैं, खाना खाया तुरंत सीधा जाके बिस्तर पे पड़ गए, तो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, हमारे बॉडी पे तो नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली हैं। ऐसी हजारों छोटी मोटी बीमारियां सिर्फ हमारी एक्सरसाइज करने की वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल सुधारने की वजह से सुधर सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। वही है कि हमें जब बीमारी हो जाएगी तब डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर फिर वही चीज़ बताएगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो यही चीज़ें बताने के लिए 500 रुपये हर दिन का चार्ज करता है कि एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, और जब कोई जनरली आपको बताता है तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, 24/7 स्टूडेंट है, अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी उठ सकते हैं, तो हर हाल में 5 बजे तक उठ जाइए, हर हाल में। उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, जो भी आप करने के काबिल हो सकता है कि हर लोग रनिंग करने के काबिल नहीं है भाई, सबके अपने अलग अलग कंडीशन है। हो सकता है कि कोई बुजुर्ग ये लेक्चर सुन रहे हैं, वो नहीं रनिंग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा चलिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आप कर सकते हैं, यानी कि जो भी करने निकालते हैं उसको करिए जरूर। जो सुबह का टाइम होता है ना, सबसे अच्छा टाइम होता है। इसमें प्रदूषण भी आपको वायु में बहुत कम देखने को मिलता है, स्वच्छ हवा आपको मिलती है, थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो सकते हैं। उस समय जो आपके पास एनर्जी रहती है वो पूरे दिन में आप फिर कभी बरकरार नहीं रख पाएंगे, पूरे दिन में आपके पास वो एनर्जी नहीं मिलती है जितनी कि आपको सुबह के टाइम पे मिल जाती है। तो सुबह वाला टाइम अच्छे से यूटिलाइज करिए, और कहा जाता है कि जो सुबह का टाइम होता है वो कोई भी चीज़ याद करने के लिए भी अच्छा समय माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से आप लोग जल्दी उठेंगे। और देखिए, जो लोग अपने जवानी के टाइम पे, यानी कि जो हमारी एज चल रही है, 18 से आप कह सकते हैं 50 साल तक मान लीजिए, 45 साल तक मान लीजिए, जो भी इस टाइम पे अगर आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो बुढ़ापे में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग जवानी के टाइम पे, जो लोग इस टाइम पे अच्छे से काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, या फिर टहलने नहीं जाते, फिर उन्हीं को बुढ़ापे में आपको घुटने में भी दर्द देखने को मिलेगा, कमर में दर्द देखने को मिलेगा, बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि हमारी बॉडी है ही ऐसे। जितना ज़्यादा आप उसको रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा वो रेस्ट खोजेगी, जितना ज़्यादा आप उसको यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे आप शहरों शहरों में देखिए, सामान्यतः क्या होता है, लिफ्ट लगी है तो कोई भी सीढ़ी का प्रयोग नहीं करेगा, सबके सब लिफ्ट से जाएंगे। पर वही होता है कि किसी दिन अगर लिफ्ट खराब हो जाए और एक दिन सीढ़ी से जाना हो तो सबका हाफा छूट जाता है, सबकी हालत खराब हो जाती है। जब तक आपके पास क्षमता है तब तक आप सीढ़ी का प्रयोग करिए ना, वो एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन आप करेंगे नहीं। यहाँ पे तो पर्याय बन चुका ना कि लिफ्ट का प्रयोग करना एक पर्याय है अमीरी का। एक तरीके से आप कह सकते हैं, लोगों को ये लगता है कि मैं अमीर हूं तो मैं लिफ्ट से ही जाऊंगा, मैं सीढ़ी से क्यों जाऊँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी चीजें इतनी गंदी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ता है यार। अमीरी का पर्याय उसका आपका लिफ्ट और सीढ़ी से क्या लेने देना है। लेकिन वही है कि जो सामाजिक मानदंड बन गए, सामाजिक सोच बन गई, उसके अंदर हर कोई झुक जाता है। उम्मीद है आज के बाद आप लोग जल्दी उठेंगे। इससे से जुड़ा एक ट्यूटोरियल भी था आज के ध्यान में, तो चलिए उसको भी देखते हैं कि इसके बारे में क्या बात की जा रही है। यहाँ पे एक आपको स्ट्रेटेजी कह सकते बताई गई है, ABCD करके वहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग डायबिटीज से प्रेरित हैं, जरूरी नहीं है, जो भी उससे पीड़ित हैं, जरूरी नहीं कि वो उनकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए। अगर वो सही तरीके से लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं और अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। लेकिन वही कि लोग इसके बारे में सामान्यतः जागरूक नहीं है। आप देखेंगे वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे ऐड चलते हैं कि जो डायबिटीज है उसको जड़ से खत्म कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। वही आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है उसी के बारे में बात करने वाले कि जो डायबिटीज है एक बार अगर हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पूरे तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दबा के रख सकते हैं, लेकिन आपको ये कह दे कि डायबिटीज खत्म हो चुका है तो खत्म नहीं होने वाला है। और कैसे खत्म हो गया यार, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल है तो खत्म कैसे हो गया। हमें उसको मेंटेन करना होता है ना, बस वही है कि जब ज्यादा हो जाता है तो हम डायबिटीज के मरीज कहलाते हैं, जब वो मेंटेन रहता है तो डायबिटीज के मरीज नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे वही चीजें बताई जा रही है कि मधुमेह की उलटने की अवधारणा हाल ही में बहुत लोकप्रिय हो गई। उलटने से मतलब यहाँ पे रिवर्स इन्होंने बताया कि वही चीज की मधुमेह जो उसको खत्म कर देंगे जड़ से।
कई व्यवसायिक संगठन मधुमेह को उलटने की मुहिम में कूद पड़े हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टीवी पे ऐड आते हैं कि जड़ से खत्म हो गया है, ये आयुर्वेदिक दवा पी लीजिए, या फिर ये अंग्रेजी दवा खा लीजिए, या फिर डेली एक दवा खाइए और आपका मधुमेह है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मधुमेह का रिवर्सल शब्द ये कहने की वैज्ञानिक रूप से ये गलत है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो उपयुक्त शब्द है वो मधुमेह की छूट है, यानी कि जो मधुमेह है उसमें आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी का 190 है तो घट करके 140 आ जाएगा, यानी कि रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि आप बॉडी से शुगर ही खत्म कर दोगे। हर किसी के बॉडी में शुगर है। तो वही चीजें बता रहे हैं कि जो मधुमेह का रिवर्सल शब्द है वो गलत है, जबकि इसका सही शब्द यूज करना चाहिए। पहली बात तो ये लोग जो ऐड करने के लिए शब्द यूज करते हैं वो गलत है। जो इसका सही शब्द है वो ये कि मधुमेह से छूट मिल जाएगी। यहाँ पे ये दोनों अवधारणा को समझा रहे हैं कि लौटने का मतलब क्या होता है और छूट का मतलब क्या होता है। जैसे कह रहे हैं कि लौटने का मतलब है कि स्थिति अस्थायी रूप से सामान्य हो गई है और इलाज हासिल कर लिया गया है। यानी उलटने का, रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब आपको दोबारा से इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा अस्थायी रूप से वो समाप्त हो चुका है। जबकि छूट का तात्पर्य ये होता है कि मधुमेह केवल अस्थायी रूप से दूर हुआ है, वही चीज कि कंट्रोल में आ गया है। अगर फिर से हम अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे तो फिर से वो वापस आ जाएगा। वही चीजें समझा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मधुमेह कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई प्रकार की होती है। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से जानने वाले हैं, इसका स्टैटिक पोर्शन। ये तो जो एडिटोरियल में था मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे हम जानेंगे कि मधुमेह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, और उससे जुड़े आंकड़े भी हम देखने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि जब भी हम मधुमेह से छुटकारा पाने की बात करते हैं तो सामान्यतः वो मधुमेह 2 जो है, टाइप 2, उसके बारे में हम बात करते हैं, डायबिटीज 2 के बारे में बात करते हैं। हालांकि मधुमेह के अन्य रूप भी है, जैसे कि टाइप 1 मधुमेह, जहां दीर्घकालिक छूट होने की संभावना बहुत ही कम है। अब ये कह रहे हैं कि जो टाइप 2 वाला मधुमेह है इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके छूटने की संभावना, यानी कि वही चीज जो शुगर लेवल आपको कंट्रोल में आ जाए, अधिक होती है। इसे ABCDE अक्षरों से पहचाना जा सकता है। वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जहाँ पे ए का क्या मतलब है, A1C ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को संदर्भित करता है, जो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ए जो है ये इनका बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल में होना चाहिए। बी का तात्पर्य क्या है, तो बी का तात्पर्य बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये जो चीज है ना बॉडी मास इंडेक्स, ये बताता है कि हम कुपोषण के शिकार हैं या नहीं। आप लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं। जो मुझे तो जनरली और फोन के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये जो MI का सेट आता है उसमें आप कैलकुलेटर में जाएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स चेक करने के लिए। आप वहाँ पे अपनी हाइट डालिए और अपना वेट डालिए, वो बताएगा कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। और उसमें ये भी बताएगा कि नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स जो आपका है वो नॉर्मल की कैटेगरी में है तब तो आप सही हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा भी है तब भी आप कुपोषण के शिकार हैं, कम है तब भी आप कुपोषण के शिकार हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स या शरीर के वजन से है। यदि यह अधिक है तो आपको वजन घटाने के कारण छूट प्राप्त होने की अधिक संभावना है। यानी अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स अधिक है तो आप वजन घटाएंगे, जब वजन घटाएंगे तो उसके लिए मेहनत करेंगे, बॉडी से पसीना बाहर आएगा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो उसी नाते यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुगर है वो मेंटेन होने की संभावना अधिक हो जाती है। सी का मतलब है सी पेप्टाइड, जो इंसुलिन स्राव का एक माप है। यदि ये अच्छा है तो आप अधिक आसानी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप लोग को पता होगा कि जब भी शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। और बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो टीवी में देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेके घूमते हैं और जैसे कुछ होता है तो वो अपने आप अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं। वो शुगर का ही इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन रहता है वो, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी से स्रावित होता है और ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। डी का मतलब मधुमेह की अवधि है। अवधि जितनी कम होगी छूट की संभावना उतनी अधिक होगी। और ई का मतलब एक उत्साही व्यक्ति है जो छूट प्राप्त करने का इच्छुक है। यानी यहाँ पे ई क्या है, तो ई एक पर्सन है जो ये चाहता है कि मैं कितना जल्दी मधुमेह से छुटकारा पा लूं। और डी का क्या मतलब, तो ये मधुमेह की अवधि, यानी कि जितना कम आपके पास समय में मधुमेह आया। जैसे कोई है कि 10 साल से मधुमेह से पीड़ित है और कोई दूसरे व्यक्ति की 1 साल हुआ है उसको मधुमेह से पीड़ित हुए, तो जो 1 साल वाला व्यक्ति है जिसको 1 साल से हुआ मधुमेह, उसकी संभावना अधिक है कि वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेगा। कोई भी चीज अगर एक अभी जल्दी हुई है तो उसको जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर लंबे समय से चले तो जाहिर सी बात है कि इलाज भी लंबे समय तक चलेगा। वही चीज ये ABCD करके रणनीति के रूप में समझा रहे हैं। बचपन में जो आप सबने ABCD याद की थी ना, उसका फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, मजाक था। ये कह रहे हैं कि टाइप 2 मधुमेह वाले अधिकांश लोगों में को अपने मधुमेह से दीर्घकालिक छूट प्राप्त करना मुश्किल होगा। ऐसा करने वालों में भी अधिकांश मामलों में मधुमेह कुछ महीनों बाद वापस आ जाता है। मधुमेह की गंभीरता अक्सर व्यक्ति के ठीक होने से पहले की तुलना में बहुत अधिक खराब हो जाती है। जैसे ये बता रहे कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो ये दावा कर रही है कि हम शुगर को कंट्रोल कर लेंगे और जड़ से खत्म कर देंगे, तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है। जड़ से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जब इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, टाइप 2 वाला जो डायबिटीज़ है उसमें जब हम इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, अगर इसके ऊपर हम निरंतर ध्यान नहीं देंगे तो फिर से ये वापस से हमें हो सकता है। और जब वापस से होगा ना तो इस बार और खतरनाक हालत में जाएगा, इस बार और भी तीव्रता के साथ होगा, इस बार और भी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा हमारे ऊपर। अब इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जिन्होंने छूट प्राप्त नहीं किया है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर ये अपना अच्छा जीवन बनाए रखना चाहते हैं तो उनको फिर से ABCD करके फॉलो करना पड़ेगा। फिर से ये ABCD पर वापस ले आए हैं बचपन वाले में। ये कह रहे हैं कि जो छूट प्राप्त नहीं करते हैं
कि कुछ भी नहीं खोया है, उन्होंने भी कुछ अभी तक खोया नहीं, जिनको छूट प्राप्त नहीं हुई, यानी कि जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने शुगर को, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ खोया नहीं है, अभी वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको। मधुमेह के बावजूद लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए एबीसीडी से जुड़े मंत्रों के एक और सेट का पालन करना आवश्यक है। यानी कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तब भी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बस उसके लिए क्या करना है, एबीसीडी को फॉलो करना है, जो बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ी थी उसी को। तो यहाँ पे ए का क्या मतलब है, A1C या ग्लाइकोटेड हेमोग्लोबिन, ये कितना होना चाहिए, तो 7% से कम होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इसको 6.5% से नीचे रखिए, ये अपने आप अच्छा विकल्प हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि बी क्या है यहाँ पे, तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ये 130/80 मिलीमीटर HG, यहाँ पे HG क्या है, तो पारा, एल से कम या उम्र के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लड प्रेशर की बात करें, ये नॉर्मल होना चाहिए, बीपी ना तो हाई होना चाहिए ना तो लो होना चाहिए, और ये उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो वही बता रहे कि उम्र के अनुपात में ये नॉर्मल होना चाहिए। सी क्या, तो सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल 50 मिलीग्राम प्रति DL से कम या कम से कम 70 मिलीग्राम प्रति DL से कम होना चाहिए, यानी कि कोशिश करिए कि 50 मिलीग्राम प्रति DL से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं होता तो कम से कम 70 मिलीग्राम प्रति DL से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। डी, ये डी यहाँ पे क्या, तो अनुशासन, जिसमें स्वस्थ आहार, व्यायाम और अपने मधुमेह विशेषज्ञ से बार बार जांच कराना शामिल है, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, अनुशासन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कई लोग हैं, अगर उनको शुगर हो गया तो आज एक बार जांच करा रहे हैं, फिर अगले साल जांच करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका ये कहना है कि बार बार आप जांच कराइए, हर महीने एक बार जांच करवा लीजिए, और खास करके जो फास्टिंग वाला होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मेरे माता जी को तो मुझे पता है, डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि ग्लूकोमीटर मंगवा लूँ क्या, बार बार चेक करना रहता है, अपना घर पे चेक कर लूंगा जब भी कोई दिक्कत होगी। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए भैया, वो तो ठीक है पर वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, और बेहतर होगा कि अगर आप फास्टिंग वाला करवाएं, फास्टिंग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बेहतर होगा अगर आप इनका ब्लड निकलवा करके लैब में टेस्ट करवाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी एक दोस्त था, फिर उससे मैंने बताया तो उसने एक लड़के को कह दिया, वो मंथली आकर के इनका ब्लड टेस्ट लेके चला जाता है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका भी फायदा है, हर मंथली एक ग्राहक उनका फिक्स हो गया, और हमारा भी फायदा है कि मम्मी को लेके नहीं जाना पड़ता है बार बार लैब पे, बार बार हमें भटकना नहीं है, वो घर पे आता है, अपना टेस्ट लेके चला जाता है, फिर रिपोर्ट भेज देता है मुझे व्हाट्सएप पे। जैसे मेरी टाइफाइड की रिपोर्ट मुझे PDF में मिली थी, अभी तक मेरे पास वो कागज वाली रिपोर्ट नहीं आई है, फिजिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, PDF में मिली थी, तो PDF से मैंने देखा था कि टाइफाइड हो गया। और इसी तरीके से माता जी की रिपोर्ट मिल जाती है, फिर डॉक्टर को दिखाना रहता है, मैं उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो डी है, डिसिप्लिन है, यहाँ पे अनुशासित रहना पड़ेगा, और अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, स्वस्थ आहार लेना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी लिख रखा है कि व्यायाम करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो मधुमेह विशेषज्ञ जहाँ से आपका इलाज चल रहा है उससे भी बात करनी चाहिए, उनको भी बार बार आपको बताना चाहिए कि आपका लेवल अभी ये है, उसके बाद ये रहा है, और ये रिपोर्ट आई, ये चीज़ ऐसे। तो यही चीज़ें बता रहे कि ऐसा करके हम मधुमेह से अपना जीवन बचा सकते हैं, आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि ABCD को यही वाली जो रणनीति इन्होंने बताई, इसको अगर हम बरकरार रखते हैं, इसको बनाए रखा जाए, तो मधुमेह से पीड़ित लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दरअसल मधुमेह के साथ बिना किसी जटिलता के 50 या 60 साल तक जीवित रहना संभव है। मधुमेह के उपचार का अंतिम उद्देश्य मधुमेह की जटिलताओं से मुक्त जीवन जीना है। आज मधुमेह बहुत कम नियंत्रित है, यही कारण है कि ये अंधापन, विच्छेदन, दिल के दौरे, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता और नपुंसकता का प्रमुख कारण है। तो मधुमेह की वजह से इतनी सारी दिक्कत देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दौर में इन विनाशकारी जटिलताओं में से एक या अधिक से प्रभावित होते हैं, जो न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित करते हैं। इसका असर अंततः कहाँ पे पड़ता है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे माता जी को भी कई सारी दिक्कतें हैं, उनको ब्लड शुगर भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, BP की भी प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी दिक्कत है। और ये जनरली होता ही है ना कि अगर किसी को एक बार ब्लड शुगर हो गया तो उसके साथ 10 बीमारी उसको फ्री में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि दिल के दौरे का स्ट्रोक, तो ये बहुत चीजें, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर किसी को ब्लड शुगर हो गया है या फिर BP की प्रॉब्लम हो गई तो 4-5 बीमारी उसको फ्री में मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि इसको मेंटेन रखिए, और जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र में बिल्कुल मेंटेन रखिए यार, मॉर्निंग वॉक करिए ना, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, वो सारी चीजें आपको इतना ज्यादा मेंटेन रखेंगे, और ना सिर्फ मेंटेन रखेंगे, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आएगी। ध्यान लगाइए, वो सारी चीजें आप करेंगे ना तो आपका पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मन लगेगा, और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे सारी चीजें। पर वही है, हम कहाँ इतना ध्यान देने वाले हैं, और ऊपर से अब तो ठंडी आ गई है, तो ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, तो और भी बहुत सारे लोग अस्कत करेंगे, लेजीनेस हो जाएंगे, आलस करेंगे। हमारे यहाँ पे उसको अस्कत बोलते हैं। देखिए वैसे मैं बताऊँ ना तो मेरा भी टाइफाइड अभी ठीक नहीं हुआ है, पर वही है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट इतना डेडिकेटेड है, तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ। और वही, जितना आराम देंगे उतना ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर अभी यही मैं लेकर रोता रहूँ कि टाइफाइड हुआ सोता रहूँ, तो फिर वही होगा कि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा रेस्ट मोशन में चली जाएगी, और भी दिक्कत मुझे देखने को मिलेगी। अभी तो कम से कम मैं चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, पता चले कि मैं बेड पे सोता रहा पूरा दिन, उसके बाद बोल भी ना पाऊँ और भी तबीयत खराब लगने लग जाए। तो वही कि जितना रेस्ट देंगे बॉडी को उतना ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए अपने बॉडी को कम से कम आराम दीजिए, सोइए 6 घंटा की अगर प्रॉपर नींद आपने ले ली है तो उतना बहुत है, उसके बाद पूरा दिन वर्क करिए, अच्छे से वर्क करिए,
और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए 6 घंटा की नींद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए कि एक चौथाई जीवन आपने अपना सोने में ही बिता दिया है। और प्रॉपर नींद अगर आपकी 6 घंटे की होगी, फिर अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। आप वर्किंग पर्सन है तो आप काम करिए, उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए, अगर आपका जो मेन टारगेट है उसको भूलिए मत। ऐसा नहीं कि अगर ठंडी आ गई तो पूरा का पूरा दिन बिस्तर में ही पड़े हैं, यार फिर वो कभी नहीं होगा सिलेक्शन, फिर वैसे ही पड़े रह जाओगे भैया, और अगला बंदा है ना वो काम करके निकल जाएगा। जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हो, बस एक चीज ध्यान रखना, जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। और जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वो भी बंदा आएगा। जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे थे उस टाइम वो बंदा पढ़ रहा था, और आप दोनों आमने सामने हो, तो जाहिर सी बात है कि यही जीतेगा जो पहले पढ़ रहा था। जब आप सो रहे थे, जब आप मजे कर रहे थे, जब आप मोबाइल चला रहे थे ना, तब कोई और बंदा मेहनत कर रहा था। सॉरी दोस्तों, कई बार बीच बीच में आवाज वो हो जा रही है ना, वो तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसको छोड़िए, तो ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझिए। जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हैं, जिस टाइम आप लेजी कर रहे हैं, जिस टाइम आप आलस कर रहे हैं ना, उस टाइम कोई और बंदा पढ़ रहा है। उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं भारत में जो डेटा है मधुमेह से जुड़ा हुआ, उसके बारे में। हालिया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत मधुमेह अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और 136 मिलियन लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। वही प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि इनका अगला चरण यह है कि ये भी मधुमेह से पीड़ित हो जाएंगे। अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी इन्होंने लापरवाही बरती, तो उनको भी डायबिटीज हो जाएगा। और 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, और यहाँ पे 101 मिलियन की बात की जा रही है, 136 मिलियन की बात की जा रही है। जिन लोगों में को प्री डायबिटीज है, उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को जीवन शैली में बदलाव करके कई वर्षों तक मधुमेह विकसित होने से रोकना संभव है। वही चीज मैं कब से कह रहा हूँ ना कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज, वही चीजें ये भी बता रहे हैं। लाइफ स्टाइल बदलिए, बहुत सारी चीजें अपने आप ही बदल जाएंगी। उसके अलावा जिन लोगों को पहले से मधुमेह है, उनको भी अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। उनको मधुमेह से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि यह संभव नहीं है, तो मधुमेह के उपचार के ABCD दिशा निर्देशों को पूरा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वे सभी मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं के बिना एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। भले ही हम भारत को मधुमेह मुक्त नहीं बना पाए, लेकिन हम कम से कम मधुमेह जटिलताओं से मुक्त भारत तो बना ही सकते हैं। यानी कि हम मधुमेह को पूरी तरीके से भारत से भले ना खत्म कर पाए, लेकिन जो उससे होने वाली जटिलताएं हैं, अन्य बीमारियां उसकी वजह से हो जाती हैं, अन्य बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है, आर्थिक चीजों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है, उसको तो हम रोक ही सकते हैं लाइफ स्टाइल में बदलाव करके। तो ये बता रहे थे ये आर्टिकल में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मधुमेह के बारे में, तो ये एक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। ऐसा नहीं कि मुझे शुगर है, आपने मुझसे बात किया और आप घर पे जाके देख रहे हैं तो मेरे बात करने की वजह से आपको शुगर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। और एक होता है संचारी रोग, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस A B है, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो जैसे किसी के संपर्क में आते हैं उसकी वजह से फैल जाती है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और जो किसी के संपर्क में आने से ना फैले उसको कहते हैं गैर संचारी रोग या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, ये चीज हमने अभी भी देखी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, का उत्पादन नहीं करता है। ये जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है। मधुमेह के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? टाइप 1, इसे किशोर मधुमेह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। टाइप 1 के मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोग इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए रोजाना कृत्रिम इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन लेना पड़ता है। वो मैं आपको बता रहा था ना कि इंजेक्शन खुद से लगाते हैं शरीर में, वही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली यानी कि बाहर से इनको इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा पेनक्रियाज है वह इंसुलिन नहीं उत्पादित कर पा रहा है। दूसरा जो है इसका प्रकार वो है टाइप 2, यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इसे बने इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती हैं, प्रतिक्रिया नहीं देती। यानी कि जो टाइप 2 वाली बीमारी है इसमें इंसुलिन बनेगा, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो इसका यूज नहीं कर पा रही है जिस तरीके से इसका यूज करना चाहिए था। जो हमारी कोशिकाएं वो इसका यूज नहीं कर पा रही हैं। टाइप 2 मधुमेह ज्यादातर 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में पाया जाता है, लेकिन अब तो आप देखेंगे कि 30 प्लस जहाँ पे हुए नहीं, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो अब यहाँ पे 45 के जगह 30 हो जाना चाहिए। यह लोगों में तेजी से बढ़ते मोटापे का कारण बनता है। कई बार देखेंगे ना पेट इतना ज्यादा बाहर निकला रहता है भाई, लगता है कि ये भी प्रेग्नेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पेट बाहर निकला रहता है। तीसरा प्रकार इसका है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्नाशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं होता है और ये आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या दूर हो जाती है। मधुमेह लंबा समय तक बगैर उपचार या सही रोकथाम के रहने पर गुर्दे, हृदय, रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका तंत्र और आंखें यानी कि रेटिना आदि से संबंधित रोगों का कारण बनता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग को जब मधुमेह हो जाता है ना, तो जो उनका अगर मान लीजिए कहीं चोट लगी, घाव हो गया, तो घाव ठीक होने में भी बहुत समय लग जाता है। कई बार वो घाव ठीक नहीं होता है,
या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। अगर आपका ऑपरेशन करना होगा तो पहले ब्लड शुगर जो है उसको मेंटेन करते हैं उसको लेवल में लाते हैं, उसके बाद आपका ऑपरेशन होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी अगर आपके आसपास कोई होगा डायबिटीज़ का मरीज। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर घर में नहीं तो आसपास ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी ये बीमारी जो है इतने व्यापक रूप पे फैल चुकी है, इतने व्यापक रूप पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसपास कोई देखने को ना मिले। अब ये आर्टिकल एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे लोग जो सुन रहे हैं इस लेक्चर को, वो इससे सीखिए कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, हमें क्या सीखना है। आने वाले समय में हमें डायबिटीज़ ना हो। अगर हमें खुद ही डायबिटीज़ है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को या अपने घर में कोई भी हो या हमारा कोई दोस्ती हो, हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो हम खुद नहीं जा रहे तो हम सामने वाले को कैसे बोलेंगे। तो चीज़ हमें ध्यान में रखने की जो आर्टिकल है ना, ये हमारी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मधुमेह की रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन सी पहल की गई है, तो मधुमेह के मरीजों की सुविधा के लिए एम डायबिटीज ऐप, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डब्ल्यूएचओ के राष्ट्रीय कार्यालय भारत तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र में जनहित योजनाएं चलाई हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल द्वारा मधुमेह से संबंधित जानकारियों से जनता को जागरूक करना। हर वर्ष 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय थीम वही है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इसको कट कर दीजिए, गलत लिखा गया है। वो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं ली। जो मैंने पहले आपको बताया ना थीम, वही थीम सही है। 14 नवंबर 1891 को जन्मे सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज की थी, और इसी नाते प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। ये थीम आप लोग कट कर देंगे, थीम सही नहीं है। जो पहले बताई थी एक्सेस टू डायबिटीज केयर, वो थीम आपकी सही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के बारे में बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की स्थापना नीदरलैंड की राजधानी अम्स्टर्डम में वर्ष 1950 में हुई थी। वर्ष 1985 में आईडीएफ सॉरी दोस्तों, कई बार आवाज रह रहे कि वो हो जा रही है ना यार, वो तबीयत की वजह से हो रहा है कि गले में थोड़ी सी खराश वगैरह और फीवर वगैरह होने की वजह से ना वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए माफ करना। वर्ष 1985 में आईडीएफ का कार्यकारी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थानांतरित हो गया। भारत के डॉक्टर जसबीर सिंह बजाज पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 1982 में। 1985 से 1988 तक इस महासंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। यह संगठन विश्व के लगभग 170 देशों तथा 230 से अधिक संगठनों के साथ मिलकर मधुमेह के उपचार, शोध एवं जागरूकता आदि पर काम करता है। अब बताइए आपको इस आर्टिकल में क्या बच रहा है। मधुमेह क्या है ये मैंने आपको बता दिया, उसके कितने प्रकार है ये बता दिया, उससे निपटने के लिए एक अलग तरीके की रणनीति ABCDE करके बता दी गई, और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के बारे में बता दिएगा। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल चलाई जा रही है वो बता दिएगा। अब आप बताओ ना कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो झूठा है कि अगर आपके एग्जाम में आ गया तब भी आप नहीं लिख पाओगे। आप खुद बताओ। वैसे तो ये आर्टिकल एक बार हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी ये चर्चा में एक बार तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में मोटा मोटा। हम किसके बारे में बात करने वाले, तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले सामुदायिक अधिकार जो होता है। जो आदिवासी समुदाय है हमारा, वो जो जंगलों में रहता है, उनको एक अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे मामला क्या, तो एक संशोधन पेश किया गया था, एक अधिनियम पेश किया गया था 2023 में। उसको लेकर के यहाँ पे चिंता जताई गई कि जो 2023 में संशोधन पेश किया गया, ये आदिवासियों से अधिकार छीनता है, और जो जंगल उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि इसके व्यवसायीकरण पर ज्यादा ध्यान देता है, यानी कॉमर्शलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई। 2023 वन संरक्षण संशोधन अधिनियम पर सीमित ध्यान दिया गया है, और वनों और इसके निवासियों पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। बताया कि 1865 में औपनिवेशिक वन कानून से लेकर के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 तक वनों को कानूनी और नीतिगत ढांचे के साथ जोड़कर 15 से अधिक कानून, अधिनियम और नीतियां तैयार की गई हैं। हालांकि इन अधिनियमों में स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की बहुत कम या कोई मान्यता नहीं है, जो वन भूमि के असली निवासी हैं। अब जैसे जो जंगल है, अब यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय रहता है, जाहिर सी बात है कि आदिवासी समुदाय यहाँ पे रह रहे हैं, तो भाई इन्हीं की तो जमीन है ना वो जंगल, इन्हीं ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इसको संरक्षित करते हैं, जो वन है उसको भी देखते हैं, इसकी जमीन की भी सुरक्षा करते हैं, तो एक तरीके से इनका अधिकार तो होना चाहिए ना, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि नया संशोधन क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसको लेकर के क्या चिंता है, तो पहली नजर में संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी प्रबंधन और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभावों के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना है। यानी कि वनों की कटाई जो हो रही है उसके नाते जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसको लेकर के जो वन है उसको कैसे हम प्रबंधित करें, इसका मुख्य उद्देश्य ये बताया जा रहा है। लेकिन पहली नजर में जब इसको हम गहराई से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलेंगी। बात की जा रही है कि इसका उद्देश्य और क्या है, तो वनों का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है, ये भी इसका उद्देश्य है, और किस तरीके से करना है वह इस कानून में उल्लिखित किया गया है, इस कानून में ये बताया गया है। अगला पॉइंट है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि क्या है, तो इसमें जंगलों को कानून के अधिकार क्षेत्र से हटाना शामिल है, जिससे विभिन्न प्रकार के आर्थिक शोषण की सुविधा मिलती है। इस पॉइंट के साथ जब इसको पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। संशोधन के अनुसार वन कानून अब विशेष रूप से 1927 वन अधिनियम के तहत वर्गीकृत क्षेत्रों और
25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद नामित क्षेत्रों पर लागू होगा। यानी जो 2023 वाला संशोधन ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो 1927 में वन अधिनियम आया था और जो 25 अक्टूबर 1980 को वन नियम पारित हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो भी वन क्षेत्र है उसी पर लागू होगा। यानी कि आप देखेंगे जो 1865 में कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इसके तहत जिसको जंगली क्षेत्र बताया गया था, वन क्षेत्र बताया गया था, उस पर ये लागू नहीं होने वाला है। और 1927 के पहले जितने भी अधिनियम आए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी वन क्षेत्र था उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। और जब इसके ऊपर लागू नहीं होता, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जो पीछे छूट जाएंगे, जिनको वन की परिभाषा से हटा दिया जाएगा, जिनका वन क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अब जब उनको वन क्षेत्र से हटा दिया जाएगा कानून के तहत, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोगों को छूट मिल जाएगी। और जब लोगों को छूट मिल जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे वही चीजें होगी, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उसका यूज किया जाएगा। वहाँ पे पेड़ों को काटा जाएगा, पौधों को काटा जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आर्थिक शोषण की सुविधा बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये कहा जाए कि ये अधिनियम उन वनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था या 12 दिसंबर 1996 के बाद, और वह भूमि जो चीन और पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, जहां केंद्र सरकार रैखिक परियोजनाएं बना सकती है। अब इस जो नया संशोधन आया 2023 वाला, इसमें ये तो कहा गया है कि जो वन क्षेत्र है उसको परिभाषित किया गया है, वन क्षेत्र क्या होगा वो बताया गया, लेकिन यहाँ पे ये कह दिया गया कि जो भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा होती है, तो इसके 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो भी होगा, भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी 100 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, उसको हम वन की परिभाषा में नहीं रखेंगे, भले से वहाँ पे कितने भी घने जंगल क्यों ना पाए जाए, हम उसको वन की परिभाषा में नहीं रखेंगे। उसके पीछे की वजह क्या बताई गई, तो उसके पीछे की वजह बताई गई है कि देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे केंद्र सरकार जैसी परियोजना चाहे वो बना सके, ताकि वहाँ पे जो आर्मी है हमारे उसके लिए बेस बनाया जा सके, और अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है फ्यूचर में तो हम उससे निपट सकें। इसलिए इसको बताया गया कि 100 किलोमीटर की जो सीमा उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे बताया कि क्या है नया संशोधन। देखिए, इस एक बार इस वाले आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे बस मैं मोटा मोटा आपको एक तरीके से कह सकते ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो संशोधन उसमें क्या चीजें हैं और इसको कैसे लेकर के चलना है, इससे संबंधित चिंताएं क्या है, इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो मोटा मोटा आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जो नए बच्चे जुड़े हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कि सर ऐसे बताएंगे तो हमें कैसे समझ आएगा, कोई बात नहीं, इसके बाद फिर ये चर्चा में आएगा। उसके बाद जब चर्चा में आएगा ना, तो हम उसको फिर से पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर बार बार हम इसी को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो तो इसी के ऊपर बन जाएगी आधे घंटे के आसपास की। तो इस नाते आज वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से अगर कभी न्यूज में आता है ना, तो हम इसको पूरे डिटेल्स में फिर से डिस्कस कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, जो नए बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कि हमने तो इसके बारे में सुना नहीं था और हमें जानकारी नहीं है और आप ऐसे बता रहे हैं तो यार क्या फायदा हमारा पढ़ने का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जब अगली बार ये आएगा तो उसके बाद हम शुरू से इसको लेकर के पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। निगरानी के लिए सुरक्षा बुनियादी ढांचे और सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों का निर्माण करने के लिए अधिकृत है। यानी अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हमें निगरानी करना, तो ये कह सकते हैं कि निगरानी करने के लिए हमें 10 हेक्टेयर का क्षेत्र चाहिए इस जंगल से, ताकि हम यहाँ पे बुनियादी सुविधा बना सके, बुनियादी ढांचा बना सके, जहां से लोग खड़े होकर के निगरानी कर सकें। और यह प्रावधान उन क्षेत्रों 5 हेक्टेयर तक पर भी लागू होते हैं जिन्हें संवेदनशील के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जैसे इको सेंसिटिव जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी ये चीज लागू होती है, वहां पर भी यह अधिनियम लागू होता है। पर वहां पे जो 10 हेक्टेयर वाली सीमा उसको घटा करके कितना कर दिया गया, तो 5 हेक्टेयर तक कर दिया गया। और यहाँ से आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख देगा कि सारे क्षेत्रों के लिए समान रूप से 10 हेक्टेयर की सीमा लागू की गई, चाहे वो संवेदनशील क्षेत्र हो चाहे जैसा क्षेत्र हो। तब आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए यहाँ पे 5 हेक्टेयर की सीमा निर्धारित की गई है। 5 हेक्टेयर ही केंद्र सरकार अधिग्रहण कर सकती है अपने बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे बनाने के लिए। इन क्षेत्रों के भीतर सरकार आवश्यक अनुमोदन के साथ ऊपर बताए अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर सकती है। इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म, सफारी, पर्यावरण मनोरंजन और अन्य पहलुओं को लागू किया जा सकता है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों पर निर्भर लोगों की आजीविका में सुधार करना है, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी आदिवासी समुदायों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है। जैसे आप देखेंगे जब कृषि कानून पारित हो रहा था तो किसानों ने उसकी आलोचना की थी, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था। तो ऐसे जब ये अधिनियम पारित किया गया, इसमें कहा गया कि जो ये क्षेत्र बना रहे हैं इसमें हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, सफारी बना सकते हैं, पर्यावरण मनोरंजन बना सकते हैं और भी बहुत सारे पहल लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं और जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने भी इस चीज की आलोचना की है कि क्या कर रहे हैं आप, इसकी वजह से तो जंगल पूरा खराब हो जाएगा, वन क्षेत्र खराब हो जाएगा। तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वही इनकी आलोचना कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि चीज खराब, इसको मत लागू करिए। अब यहाँ पे बात करें जेपीसी ने क्या सिफारिश की थी। जेपीसी क्या है? जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति। इस मुद्दे को संबोधित करने वाली 31 सदस्यीय जेपीसी में से केवल 6 व्यक्ति विपक्ष के थे। यानी कि टोटल तो 31 सदस्य थे, इसमें से 6 ही ऐसे थे जो विपक्ष से थे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुमत किसकी तरफ है, और जब बहुमत इसी की तरफ है तो सरकार के खिलाफ जाकर के ये कमेटी तो बनेगी नहीं, सरकार के खिलाफ पक्ष, उसके खिलाफ पक्ष में तो जाकर के ये फैसला देगी नहीं। जेपीसी ने 3 महीने के भीतर 20 जुलाई को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जेपीसी बनी थी इसमें ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के नेता थे, जो विपक्ष लोग सदस्य इसमें शामिल थे, उनकी जो आलोचनाएं थी, उनकी जो बातें थी, उसको सीमित कर दिया गया, उसको दिखाई नहीं गया कि इन लोगों ने क्या कहा इस अधिनियम को लेकर के।
इसलिए विधेयक बिना किसी ठोस बहस या चर्चा के संसद के दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पारित हो गया। अब जब यहाँ पे कोई अच्छे से बहस ही नहीं हुई, विपक्ष वालों ने क्या कहा है उसको आपने लाया ही नहीं। 31 में से सिर्फ 6 सदस्य ऐसे थे जो विपक्ष के थे, बाकी के सब आप ही की राग गाने वाले थे। तो इसका नेगेटिव पॉइंट हम कैसे निकाल के ला पाएंगे जब सरकार के ही सारे नुमाइंदे, तो जाहिर सी बात है कोई सारी अच्छी चीजें बताएंगे। अब यहाँ पे बल्कि मेरा ये मानना है कि जो जेपीसी थी इसमें पर्यावरणविद को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, तो जो पर्यावरण है उसके ऊपर पड़ने वाला है। अब पर्यावरण की विशेष समझ हमारे एमपी को ये जरूरी तो है नहीं, तो यहाँ पे पर्यावरणविद को शामिल करना चाहिए था। और फिर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए थी, उनको शामिल करिए। अब यहाँ पे आप नेता लोग की कमेटी बना रहे हो, तो नेता लोग को कितने समझ है पर्यावरण के बारे में, कितने ऐसे नेता हैं जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पे जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको शामिल करिए ना, जो उसका अध्ययन करता है, जो उसका प्रोफेसर है 10 साल से 20 साल से, उसके बारे उससे बात करिए ना इसके बारे में। दक्षिणी राज्यों के साथ उनके विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से संबंधित मामलों पर कोई सहयोगात्मक चर्चा नहीं हुई है, यानी कि जो दक्षिणी राज्य उनसे तो ज्यादा बात भी नहीं की इस मामले में कि आपके यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आप लोग कैसे सहयोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि जब अधिनियम लागू हुआ 2023 वाला, तो उड़ीसा सरकार ने राज्य में जो भी मानित वन था उसका दर्जा रद्द कर दिया। यानी कि जैसे मान लिया कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र था ए नाम का, अब यहाँ पे कोई वन था, इसको राज्य के द्वारा मान्यता दी गई थी कि ये वन क्षेत्र है। अब जब ये 2023 वाला अधिनियम लागू हो गया, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया कि ये जो मान्य दर्जा मिला था इसको वन का, उसको हटा दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो यहाँ पे लोग थे वो भड़क गए कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, वन का दर्जा क्यों हटा रहे हैं। इसको लेकर के जब प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो उड़ीसा सरकार ने अपना जो आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया, यानी कि फिर से इसको वन का दर्जा दे दिया गया। और उड़ीसा सरकार ने कहा कि अभी जो पर्यावरण मंत्रालय केंद्रीय उससे हम बातचीत कर रहे हैं, जब उनका कोई दिशा निर्देश आएगा तो उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। वही चीज आपको इस वाले पॉइंट में बताई गई है। यदि सरकार वनों को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से हटा देती है, तो यह प्रभावी रूप से स्वदेशी समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने से रोक देगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसको मील का पत्थर कह सकते हैं, उसको भी इस अधिनियम में हटा दिया गया। वो प्रावधान क्या था, तो प्रावधान ये था कि गैर वन उद्देश्यों के लिए अगर वनों में से किसी भी परिवर्तन के लिए, मान लिया कि कोई वन क्षेत्र है, अब इसका यूज हम ऐसे काम के लिए कर रहे हैं कि वाणिज्यिक काम के लिए कर रहे हैं, तो इसके यूज के लिए पहले वहां पे जो ग्राम सभा थी उससे अनुमति अनिवार्य थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी पूर्व सहमति अनिवार्य थी, यानी कि पहले उससे पूछना था, जब उससे परमिशन मिलती तब आप वहां से लकड़ी काट के उसको इमारत बनाने में यूज कर सकते थे, उसका गैर वन भूमि बनाने के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे उसकी पूर्व अनुमति नहीं मिलती तब आप ये काम नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या कर दिया गया, जो 2023 में अधिनियम लाया गया उसके तहत इस सहमति को हटा दिया गया, इस सहमति को खत्म कर दिया गया। और जबकि इसको 2016 और 17 में संशोधित कर करके ये प्रावधान जोड़ा गया था कि जो पूर्व सहमति है ग्राम सभा की वो आवश्यक होगी। हालांकि कानून के हाल के संशोधनों ने ऐसी सहमति की आवश्यकता को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, फिर भी इस स्थिति में राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि राज्य स्तरीय संचालन समितियों की स्थापना करके विशेष रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों में ग्राम सभाओं को शामिल करके इस ढांचे के भीतर विशिष्ट गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हो सकती है। यानी पहले अधिकार किसको था, तो ये ग्राम सभा को अधिकार था कि ग्राम सभा पूर्व अनुमति दे। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति के पास पूर्व सिफारिश के लिए भेजा जाता है कि जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति मिल जाएगी तभी उस विधेयक को संसद में रखा जाएगा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो इसी तरीके से ग्राम सभा की पहले यहाँ पे पूर्व अनुमति लगती थी कि अगर ग्राम सभा इजाजत देती है तभी आप उसका गैर वन उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो 2023 में अधिनियम आया इसमें इस पूर्व सहमति वाले प्रावधान को हटा दिया गया। अब इसका क्या नुकसान होने वाला है, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, व्यापारिक कंपनी, इसको लकड़ी चाहिए, ये जंगल में गई, तो अब यहाँ पे इसको किसी से परमिशन ही नहीं लेनी, बस गवर्नमेंट से परमिशन ली, उसके बाद जाकर के यहाँ पे कटाई शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, गवर्नमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आसपास के लोग हैं, जो ग्राम सभा में शामिल लोग हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस नाते यहाँ पे ग्राम सभा वाला प्रावधान किया गया था। और एक ग्राम सभा से अधिकार लेकर के किसको दे दिया गया, तो राज्य सरकार को। राज्य सरकार से कहा गया कि राज्य स्तरीय संचालन समितियां बनाई और वो ये नियम देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो इस प्रावधान को कभी शायद ही लागू करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो ग्राम सभा है, जो आदिवासी हैं, वो विकास विरोधी हैं। मतलब उनके अंतर्गत पूर्व अवधारणा है, गलत अवधारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बना हुआ है कि जो आदिवासी होते हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विकास विरोधी होते हैं। तो उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम को, इस प्रावधान को कभी लागू ही ना करें। अधिनियम तो लागू ही करेंगे लेकिन इस प्रावधान को, जो राज्य स्तरीय संचालन समिति, उसको लागू ही ना करे कभी। तो इसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पे समिति ही नहीं बनेगी, उसकी परमिशन आप देंगे ही नहीं, उसको परमिशन देने का अधिकार ही नहीं मिला रहेगा, तो कोई भी आएगा, आपसे परमिशन लिया और यहाँ पे वन को काट करके लेकर चला गया, उसके बहुत सारे पेड़ पौधे काट कर लेके चला गया, उसका कोई और तरीके से यूज करके लेके चला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, गाँव पे पड़ रहा है। तो गाँव से अधिकार आपने छीन ही ले रखा है, गाँव वाले चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। गाँव वाले कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे आप पुलिस भेज दोगे, सरकारी संरक्षण देगी, क्योंकि सरकार से परमिशन ले रखी इन्होंने। तो ये सारी दिक्कतें इसमें। अब देखिए इस अधिनियम में एक और चीज के बारे में बात की जिसका नाम है प्रतिपूरक वन रोपण। अच्छा, प्रतिपूरक क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमने किसी चीज का नुकसान किया, उसके एवज में, उसके बदले में उतना ही भरपाई करना, यही प्रतिपूरक है। तो इस पूरी स्लाइड में ये चीजें लिखी गई हैं, आप एक बार इसको पढ़िएगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ये क्षेत्र है, अब यहाँ पे 10 पौधे थे, ये 10 पौधे की कटाई कर दी इन्होंने,
और यही 10 पौधे मतलब यहाँ पे कटाई कर दी, इसका यूज कर लिया। अब यहाँ पे ये 10 पौधे जाकर के लगा रहे हैं बी वाले क्षेत्र में। तो क्या अब देखिए, तो लगा दिया, इन्होंने ये कह दिया कि मैंने ये काम कर दिया है, मैंने 10 पौधे काटे थे, 10 पेड़ काटे थे, मैंने 10 पौधे लगा दिए। पर आप बताइए, जिस पेड़ की इन्होंने कटाई की थी, अब ये पेड़ पता नहीं कितने साल में बढ़ करके बड़े हुए थे। अब यहाँ पे आप तो पौधा लगा रहे हो, पेड़ तो लगा नहीं रहे हो। पौधा 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाएगा बढ़ने में। उसके बाद वो कितने ऑक्सीजन सोखेगा? ये पौधा है, ये पेड़ है, ये ज्यादा ऑक्सीजन सोख रहा था, इसको आपने कट कर दिया है। ये ज्यादा कार्बन सोख रहा था, ऑक्सीजन को ज्यादा उत्सर्जन कर रहा था, आपने इसको काट दिया है। अब यहाँ पे ये बहुत समय लेने वाला है। उसके बाद जो प्रभाव था वो ए नाम के क्षेत्र पे पड़ रहा था इस पेड़ पौधे का, लेकिन आपने लगाया कहाँ पे? बी पे। अब जो भी प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ने वाला है। तो इस वाले क्षेत्र के लोगों का क्या हुआ? यहाँ वाले लोग की क्या गलती थी? यहाँ वाले लोग की क्या गलती थी कि जो आपने उनको ये सजा दी है? यहाँ का पेड़ काट कर आप यहाँ पे लगा रहे हैं, पर्टिकुलर दूसरे क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो इसका क्या फायदा होने वाला है? इनका तो नुकसान ही हो रहा है ना, इनका क्या फायदा हुआ इसमें? तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। बात करें ये वन अधिकार अधिनियम एफ आर ए को कैसे प्रभावित करेगा, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को कैसे प्रभावित करने वाला है। तो एफ आर ए का विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, जैसे महाराष्ट्र में मेंधालेखा, उड़ीसा में लोएंडी और केरल में मलकप्पारा। शुरुआती उत्साह के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने राज्यों में एफ आर ए को लागू करने को लेकर कम उत्साहित हो गई हैं। कई लोग इस अधिनियम को वन भूमि और गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने में बाधा मानते हैं। राज्य सरकारें और उसके नौकरशाही का मानना है कि एफ आर ए के तहत सामुदायिक अधिकार देने से जंगल पर राज्य का अधिकार कमजोर हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब वहां पे स्थानीय लोग को अधिकार मिलेगा तो राज्य सरकार की पकड़ कम होगी और राज्य सरकार कभी ऐसा चाहेगी नहीं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एफ आर ए में संशोधन करने के बजाय वन क्षेत्रों की सीमा को कम करने का विकल्प चुना है, जिससे अतिरिक्त आदिवासी दावों को संभावना की सीमित हो जाती है। यानी अब तो दो तरीका था, या तो जो आदिवासी उनका अधिकार छीन लिया जाए। जब आदिवासियों का अधिकार छीना जाता एफ आर ए के तहत, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने कदम उठाए, इनका अधिकार हमें छीनना है क्यों है? पहले 100 किलोमीटर क्षेत्र था, ये वन में आता था। अब हम क्या करेंगे? इसको 50 किलोमीटर वन क्षेत्र घोषित कर देंगे। बाकी का 50 किलोमीटर कहाँ पे चला गया? तब 50 किलोमीटर को इसको वन मान ही नहीं रहे हैं, तो 50 किलोमीटर क्षेत्र जो था वो तो सीधे सीधे सरकार के पास चला गया। इन्होंने अधिकार, जो आदिवासी उनका अधिकार कम ही नहीं किया है, लेकिन अधिकार यहाँ एक देखे ना कि सीमित हो गया। अब ये 50 किलोमीटर के अंतर्गत ही पत्ती बिटोर सकते हैं, लकड़ी बिटोर सकते हैं, लकड़ी लेकर जा सकते हैं घर पे खाना बनाने के लिए, पशु चरा सकते हैं। ये 50 किलोमीटर के अंदर ही कर सकते हैं। पहले कहाँ पे कर सकते थे? तो पहले 100 किलोमीटर के अंदर कर सकते थे। तो एक तरीके से ये भी तो अधिकार सीमित करने का तरीका हुआ। ये संशोधन वन क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी घाट क्षेत्र के आदिवासी बस्तियों में मानव पशु संघर्ष के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने में भी विफल रहा है। यह संघर्ष न केवल आदिवासियों की आजीविका को खतरे में डालता है, बल्कि वन्य जीवन के लिए भी खतरा पैदा करता है। सिंपल सी बात है कि पहले पूरा 100 किलोमीटर का क्षेत्र था, आपने इसको वन क्षेत्र घोषित कर रखा था, 50 किलोमीटर का वन क्षेत्र घोषित कर रखा है। अब इसी 50 किलोमीटर में आदिवासियों को जाकर लकड़ी लानी है, पत्ते बिटोरने हैं, जो भी करना है। अब यहाँ पे जो पशु हैं, अब इनको दौड़ाएंगे भी तो ये कहाँ भाग के जाएंगे? पहले पशु के पास पूरा 100 किलोमीटर का क्षेत्र था। अब यहाँ पे जो 50 किलोमीटर क्षेत्र आपने अपने अंदर ले रखा है वाणिज्यिक प्रयोग के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहां से पशु को भी हटाओगे और इसी 50 किलोमीटर में भेजोगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पशु की संख्या भी बढ़ेगी और जो मानव पशु संघर्ष है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या समस्याएं क्या है इसमें? जब सतही तौर पर जांच की जाती है तो कानून जटिलताओं के बिना मुद्दों का समाधान करता प्रतीत होता है। हालांकि एक बार जब कानून व्यवहार में आ जाता है तो यह वन में रहने वाले समुदायों और सरकारी एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती पेश करता है। वनीकरण की अवधारणा, जो वनीकरण परियोजनाओं के लिए निजी व्यक्तियों और संस्थानों को काफी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, मूल रूप से वन प्रशासन के विचार से टकराती है। यह विकेंद्रीकृत वन प्रशासन की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि देश में वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनने वाला है आपका, संडे के लिए तैयार रहना, मुझसे बोलना मत फिर बाद में कि सर आपने बताया नहीं था। ठीक है ना? सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि जो वन क्षेत्र आता है वो कौन सी सूची में आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं समवर्ती सूची में आता है। ऐसी शासन प्रथाएं संघीय मानदंडों की भावना के विरुद्ध है। अब क्योंकि समवर्ती सूची में, तो यहाँ पे दोनों लोग को मिलकर काम करना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा फैसला कौन ले रहा है? 2023 वाला जो अधिनियम पारित किया गया किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा सिर्फ केंद्र सरकार फैसले ले रही है, राज्य सरकार को अनदेखा कर रही है। तो एक तरीके से संघीय मानदंड जो है उसका भी उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं को परिभाषित करना असाधारण रूप से जटिल और अस्पष्ट हो जाता है। सीमा विवाद और सीमा पर झड़पों जैसी बाहरी सुरक्षा खतरों के विपरीत आंतरिक पर्यावरण सुरक्षा को भी एक महत्वपूर्ण चिंता माना जाना चाहिए, खासकर उन राज्यों में जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। जैसे ये कहने की जो 100 किलोमीटर सीमा वाले क्षेत्र आपने रखी है चीन और पाकिस्तान के साथ, तो उसको आप देखिए, वो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा आंतरिक है, जो हमारा देश है, उसके ऊपर पर्यावरण का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जहाँ पे बार बार प्राकृतिक आपदाएं, जैसे सिक्किम हो गया, आपने देखा कि कई बार वहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिलती है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ये एक छोटी सी न्यूज है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वनस्पति तेल का आयात है भारत में वो बढ़ गया है, उसकी मात्रा बढ़ गई। कितना? तो 16% की वृद्धि हुई है आयात में। 2021-22 में कितना था? तो 144.1 लाख टन था, और ये 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो 167.1 लाख टन हो गया। यानी कि जो हमारा वनस्पति तेल का आयात है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। दिवाली खूब जम के मनाई सबने,
पर उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो दिवाली मनाने के बाद ही IQ एयर करके एक संगठन है, उसने एक इंडेक्स जारी किया जिसमें ये बताया कि जो दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित शहर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के बारे में बात की जा रही है कि स्विस वायु शोधक कंपनी IQ एयर द्वारा संकलित दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 3 भारतीय महानगर शामिल थे। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 287 के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। उसके बाद लाहौर आता है। यहाँ पे इतने पटाखे फोड़ दिए क्या भाई लाहौर वालों? लाहौर पाकिस्तान 195 पर था, फिर मुंबई 153 पर और कोलकाता 166 शीर्ष 10 में थे। ये जो 195 है और ये 153 है, 166 है, ये क्या है? इनकी रैंक नहीं है, ये इनका AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQI मैंने आपको दिखाया भी था, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था। ये बता रहा है कि 109 देशों को डेटा को मापता है और इसकी रीडिंग प्रति घंटा बदलती रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं रियल टाइम बेस पे ये नापता है। और ये अमेरिकी पद्धति का अनुसरण करता है, जो कि हमारे भारत की पद्धति से थोड़ा सा भिन्न है। और ये जो मान आ रहा है, ये जो माप ली गई है, वो मान PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा का एक माप है, जिसे श्वसन स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। अच्छा, आपको याद भी आ गया होगा कि अभी 2.5 के बारे में हमने बात की थी, PM10 के बारे में, PM 2.5 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात की थी अभी जल्दी ही। उसके अलावा पटाखों से होने वाले प्रदूषण को भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन माना गया है। तो वही कहा गया कि पटाखों के ऊपर हमें नियंत्रित करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, हमें रोकना चाहिए उस चीज को। अब देखिए, आपसे इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि दिवाली वाले दिन पटाखे फोड़ने चाहिए, नहीं फोड़ने चाहिए? साल भर में तो एक बार ये दिन आता है, तो हमें क्या पटाखे फोड़ने चाहिए? क्या ये उचित है या अनुचित है? आपका क्या विचार है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए पटाखे फोड़ने या नहीं फोड़ने, उसके पक्ष या विपक्ष में, तो आपको यहाँ से डेटा मिल रहा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंसेज द्वारा एक अन्य संयुक्त विश्लेषण, जिसमें कई शहरों में दीपावली के दिन अखिल भारतीय प्रदूषण स्तर का विश्लेषण किया गया था। इसने बताया कि सबसे अधिक औसत PM 2.5 प्रदूषण बिहार के पटना में 206 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था। IQ एयर रैंकिंग की तरह यह भी दीपावली के अगले दिन दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बताता है। और ये जो बेंगलुरु है ना, इसमें सबसे कम PM 2.5 का स्तर देखने को मिला है। और यहाँ पे दिल्ली का ये जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है, इसने ये बताया था कि इसके आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 23 गुना अधिक था, यानी कि WHO जितना कहता है उससे 23 गुना अधिक यहाँ पे प्रदूषण देखने को मिला है, जिसमें रविवार रात जलाए गए पटाखों का भी योगदान था। ऐसा शहर में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद हुआ। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हर साल प्रतिबंध लगाता है और हर साल ये लोग पटाखे फोड़ते हैं। हम बाज नहीं आने वाले, हम मानने वाले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वही बोलता रहे, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं दीपावली के साथ। हम पटाखे फोड़े ना दीपावली कैसे मना सकते हैं? नेपाल ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। किस नाते बैन किया है? तो वही कि जो हमारा समाज है, जो सोशल इम्पैक्ट है, वो निगेटिव पड़ रहा था, समाज के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था टिकटॉक की वजह से, तो इसको बैन कर दिया है। यहाँ पर बात की जा रही पाकिस्तान और चाइना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मना रहे। कौन सा नाम उसका? तो उसका नाम है सी गार्जियन। ये तीसरा संस्करण, इसलिए यहाँ पे थर्ड लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई। सी गार्जियन 3 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण, इस नाते यहाँ पे 3 लगा हुआ है। उसके अलावा जो चीनी मीडिया है, चीनी शुगर वाली नहीं, जो चीन की मीडिया, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग अपना पहला संयुक्त समुद्री गश्त भी करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन? चाइना और पाकिस्तान। तो आपसे सिंपली पूछ लेगा कि सी गार्जियन किसके बीच में होता है? तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई यहाँ पे ये बताया। टाइप 093 सॉन्ग श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। ये बहुत रेयरली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी इस तरीके के, मतलब मेरे ख्याल से तो शायद ही कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता होगा, पर जो वही है जो वनडे एग्जाम है और जो स्टेट पीसीएस उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडियन बैट्समैन जो है वो KL राहुल करके एक बैट्समैन है। इन्होंने भारत की तरफ से, यानी कि अभी तक जितने भी भारतीय बैट्समैन हुए, सबसे तेज शतक मारने वाले बैट्समैन KL राहुल बन गए हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो ये KL राहुल है। नाम याद रखिएगा। ये सुनील शेट्टी के दामाद हैं, आथिया शेट्टी के हस्बैंड है। पता होगा आप लोग को, वैसे आप लोग बहुत इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं मोमोतो के बारे में। इन्होंने कोरिया मास्टर जीत लिया और ये 2 साल के बाद इनका पहला खिताब है। इनकी इंजरी हो गई थी, उसके बाद इन्होंने किसको हराया? तो जापानी हमवतन कोकी वतनाबे को हराया है। कई बार आपसे विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछते, तो उप विजेता का भी नाम याद रखेगा। कोकी वतनाबे को हराया इन्होंने। किसने? तो मोमोतो ने। और ये इनका पहला बैडमिंटन खिताब है 2 साल के बाद। बाकी ये सारी चीजें उनके बारे में। अच्छा, यहाँ पे जापान में एक पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें देख सकते हैं भगत जी ने गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने और अलग अलग पदक जीते। तो उसके बारे में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। आप देखिए टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो टोक्यो में हो रहा था ये आयोजन। कहाँ पे? टोक्यो में हो रहा था। होलिक दाइहात्सु जापान पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में SL3 कैटेगरी में उन्होंने जीता है। तो ये आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? होलिक दाइहात्सु जापान पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये टोक्यो में हुआ था। नाम से आप देख सकते हैं। इन्होंने किसको हराया? तो मनोज सरकार को हराया। ये भी इंडिया के थे और ये भी इंडिया के हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्रित में किसने जीता है? तो भगत और मनीषा रामदास। ये लोग चीन की जोड़ी से हार गए हैं, उनको क्या मिला? तो सिल्वर मिला है। और फिर इस तरीके से आप देखेंगे सुकांत कदम एकल SL4 श्रेणी सेमीफाइनल में
मलेशिया के मोहम्मद अमीन बुरहानुद्दीन से हार गए और इनको कांस्य पदक हासिल हुआ है। इनको कांस्य पदक मिला है। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यार, शायद रेयरली कभी आपसे पूछेगा। मतलब जिस दिन कह सकते हैं ना कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब होगी, उस दिन ये पूछने वाला है। भारत के तरुण ने सेमीफाइनल में हारने के बाद इसी वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेहल गुप्ता और नवीन शिवकुमार ने पुरुष युगल SL3 SL4 वर्ग के फाइनल में दीप रंजन बिसोई और मनोज सरकार को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। मानसी जोशी ने महिला SL3 वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि हार्दिक मक्कड़ और ऋतिक रघुपति ने पुरुष युगल SU5 डिवीजन में कांस्य पदक जीता। महिला की SUV5 श्रेणी में तुला सिमिथी मुरुगेसन ने रजत और मनीषा रामदास ने कांस्य पदक जीता। उसके अलावा मानसी जोशी और तुला सिमिथी मुरुगेसन ने मिलकर महिला युगल SL3 SU5 श्रेणी में फाइनल में इंडोनेशिया की लिनी रात्रि ओक्टिला खालीमातुस सादियाह को 21-16, 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। देखिए, अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पूरा बंक कर जाइए, किसी काम का नहीं। अगर आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, वनडे की कर रहे हैं, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये चीज़ ऐसी कि एक बार में याद होगा नहीं, आप उसको 2 बार 3 बार पीपीटी देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि जो साइट्स है CITES, इसकी 77वीं बैठक हो रही थी अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो उसी में जो रक्त चंदन है भारत का, उसको निगरानी से हटा दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई। रक्त चंदन एक अधिक बाजार मूल्य वाला पेड़ है जो कहाँ पे मिलता है, तो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन वाइज साइट्स की अस्थायी समिति की 77वीं बैठक 6 से 10 नवंबर 2023 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। भारत वर्ष 1976 में इसका सदस्य बना था, इसका पक्ष बना था। यह प्रजाति अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का सामना कर रही है, जिससे प्राकृतिक वन में इनकी निरंतर कमी हो रही थी। बाकी यहाँ पे चीजें आपको दी गई हैं। अब लेक्चर इतना लंबा हो चुका है, अगर बोलता जाऊंगा तो 1 घंटे का लेक्चर ही हो जाएगा और आप लोग को भी लगेगा कि कितना लंबा लेक्चर हो गया। बाकी आप यहाँ से डिटेल्स देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें कि INS सुमेधा मिशन को नामीबिया की वाल्विस खाड़ी में तैनात किया गया। तो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछेगा कि नामीबिया में अभी हाल ही में किसको तैनात किया गया था, तो INS सुमेधा को याद रखिएगा। बाकी इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, अगर वनडे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वनडे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में मिट्टी ढहने से फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द निकालने के सभी समन्वित प्रयास जारी है। आपको पता है कि उत्तराखंड में टनल में दिक्कत हो गई थी, टनल ढह गई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग फंसे थे, तो उन्हीं को निकालने के बारे में बात की जा रही है। और ये सारा जो डेटा ना, ये सारा डेटा आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट का PIB का है। तो ये सारा डेटा एकदम ऑथेंटिक है। मतलब अगर आप कहीं पे आंसर की को लेकर के आपत्ति दर्ज कराना चाहते हो तो इस डेटा के बेस पर दर्ज करवा सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, तो उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, तो अब उसको प्रोसेस करना, और वो फिर यूट्यूब क्या करता है कि अपलोड होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस होने में, और वीडियो जितनी लंबी होती है उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। तो इस नाते वो थोड़ी कभी कभी दिक्कत देखने को मिल जाती है। अगर वीडियो लेट हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।